हाय फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड की राजी जनजाति के विषय में बहुत गहरा अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम राजी जनजाति का निवास स्थान, राजी जनजाति की उत्पत्ति एवं वंशज एवं प्रजाति और इनकी शारीरिक बनावट और इनकी अर्थव्यवस्था का एक संपूर्ण अध्ययन करेंगे। एक कहानी के तौर पर हम इसको समझेंगे। बस शर्त यही है, आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकाग्र होकर देखिएगा, मुझे सुनिएगा। आपको निश्चित ही इस वीडियो का लाभ मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की राजी जनजाति से। उत्तराखंड की राजी जनजाति उत्तराखंड में 500 जनजातियों में एक विशेष आदिम गुण रखती है और साथ ही यह जनजाति जंगलों में निवास करती है, जो कि राज्य की सभी जनजातियों में से काफी पिछड़ी हुई है। राज्य जनजाति को वर्ष 1967 में भारत सरकार ने राज्य की 500 जनजातियों के साथ अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया और साथ ही फिर कुछ समय बाद वर्ष 1975 में राजी जनजाति को आदिम जनजाति का भी दर्जा दे दिया गया। बिल्कुल ध्यान से समझिए आप। उत्तराखंड की जो 5 जनजातियां हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और राजी, इनको जो जनजाति का दर्जा दिया, अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा दिया, वह वर्ष 1967 में दिया। लेकिन इन 5 जनजातियों में से भी 2 जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1975 को 1975 को राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया और वर्ष 1981 को बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया। बिल्कुल आप इसको विशेष नोट करके लिख लीजिएगा। राज्य की 500 जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा 1967 को और राज्य जनजाति को 1975 को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया और बोक्सा जनजाति को वर्ष 1981 में आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट हमारा निवास। राज्य जनजाति निवास कहाँ करती है? राज्य जनजाति निवास मुख्यतः हमारा पिथौरागढ़ और चंपावत, इन क्षेत्रों में राज्य जनजाति मुख्यतः निवास करती है। आइए एक बार इसको मैप से समझते हैं। यह मैंने उत्तराखंड का चित्र बनाया हुआ है। उत्तराखंड के चित्र में जो लाल रंग से मैंने अंकित किया हुआ है, यह राज्य जनजाति का निवास स्थान है, इनका लोकेशन है। देखिए, राज्य जनजाति मुख्यतः पिथौरागढ़, चंपावत और कुछ मात्रा में नैनीताल में इनके गांव हैं। बहुत छोटे छोटे गांव हैं, बहुत अधिक विस्तार नहीं है, बहुत विरल, बहुत दूर दूर इनके गांव हैं। जैसे हमारा पिथौरागढ़ के धारचूला, डीटी हाट, कनाली छीना, यह तहसील है। जैसे धारचूला तहसील, डीटी हाट तहसील, इनके अंतर्गत बहुत छोटे छोटे गांव हैं, दुर्गम गांव हैं। यह राज्य जनजाति के गांव हैं। इनके अंतर्गत धारचूला, डीटी हाट, कनाली छीना और किमखोला गांव, यह भी करीब जौल जीबी के आसपास का ही गांव है। किमखोला गांव राज्य जनजाति के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। राज्य जनजाति का गांव है किमखोला में। साथ ही चंपावत के कुछ क्षेत्रों में भी राज्य जनजाति निवास करती है और नैनीताल में भी राज्य जनजाति का निवास स्थान है। चंपावत में एक गांव है खिरद्वारी गांव, चंपावत में राज्य जनजाति निवास करती है और साथ ही कुछ मात्रा में उधम सिंह नगर के बिलहरी गांव में राज्य जनजाति का निवास स्थान है। अब राज्य जनजाति की जो जनसंख्या बहुत कम है, 1000 का आंकड़ा भी पार नहीं है राज्य जनजाति का, क्योंकि इनके बहुत छोटे छोटे परिवार हैं। परिवार देखिए 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 5 परिवार सदस्यों का एक परिवार होता है। एक तरफ जब हमने पढ़ा था कि थारू और जौनसारी समुदाय में हमने संयुक्त परिवार प्रथा देखी थी, उस परिवार के अंतर्गत 50, 60, 100, थारू समाज में तो 500 तक के जो हमने परिवार देखे थे। लेकिन राज्य समुदाय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य समुदाय के अंतर्गत एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 इतने ही सदस्य हुआ करते हैं। अब देखिए कारण क्या है, क्योंकि राज्य जनजाति वनों में निवास करती है, गुफाओं में निवास करती है। तो जब माता पिता अपने पुत्र का विवाह करते हैं तो राज्य समुदाय का जो गुफा होती है या उनकी सिंगल एक ही झोपड़ी हुआ करती है, घास फूस में मिट्टी की पुताई करके एक ही झोपड़ी हुआ करती है। लेकिन जब पुत्र का विवाह हो जाता है तो उस एक गुफा या एक झोपड़ी के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जरूरी होता है कि उस पुत्र को ही अलग कर दिया जाए। इस कारण राज्य समुदाय के जो परिवार हैं बहुत छोटे छोटे हैं, गांव बहुत छोटे छोटे हैं और दूर दूर हैं, बहुत विरल कह सकते हैं हम इसको, सघनता नहीं है, बहुत दूर दूर है। और गांव भी ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुर्गम है, उबड़ खाबड़ गांव है, कृषि उपयोगी गांव बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
ये कुछ इनके गांव है, देख लीजिए। पिथौरागढ़, चंपावत कुछ मात्रा में नैनीताल में राजपूत जनजाति का निवास स्थान है। इसका आप एक बार चित्र बना लीजिएगा। अब राजपूत जनजाति यहाँ तो निवास करती है उत्तराखंड में। अब राजपूत जनजाति कुछ मात्रा में नेपाल में भी निवास करती है। नेपाल में इसी क्षेत्र में, इसी से लगे क्षेत्र में राजपूत जनजाति निवास करती है। नेपाल में एक नदी है बवाई नदी, बवाई नदी के आसपास राजपूत जनजाति निवास करती है। और साथ ही नेपाल में जो कोसी नदी है, कोसी नदी उसके आसपास में भी राजपूत जनजाति निवास करती है। बवाई नदी, अब देखिए उत्तराखंड में तो हमने राजपूत जनजाति को हमने कहा वन मानुष, वन रावत और राज की रात, जंगल के राजा और राजी, ये हमारे उत्तराखंड में हमने राजपूत जनजाति के नाम बताए। लेकिन नेपाल में राजपूत जनजाति को हम बोलते हैं पूर्विया राजी, साथ ही राई और लिंबू, इन नामों से हम राजपूत जनजाति को नेपाल में पुकारते हैं। अभी आगे और समझते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा राजपूत जनजाति का निवास स्थान, मैपिंग देख लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट है हमारा राजपूत जनजाति की उत्पत्ति एवं वंशज। राजपूत जनजाति की उत्पत्ति, कैसे राजपूत जनजाति का अस्तित्व आया, इसको एक बार बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं कि राजपूत जनजाति की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनके वंशज कौन है। ठीक, राजपूत जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में देखिए, राजपूत जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अभी तक हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कोई इसके सबूत, कोई ताम्रपत्र, कोई हमको बहुत अधिक मात्रा में लिखित साक्ष्य किसी पुस्तक में वर्णन नहीं है। लेकिन विद्वानों का अपने अपने तर्क हैं, अनेक विद्वानों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन जो अधिकांश विद्वानों का मत है वह उस मत को हम समझते हैं। देखिए, जो अधिकांश विद्वानों का मत है, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे कि हिमालय राज्य था, इस क्षेत्र में किरात जाति ने प्रवेश किया था। किरात जो कि मंगोल वंशी थे, मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। भारत में उत्तराखंडी ने समस्त भारत के हिमालय प्रदेशों में किरात जाति ने प्रवेश किया था। उसी प्रकार से उत्तराखंड में भी किरात जाति ने निवास किया था। उस किरात जाति का उल्लेख हमारा महाभारत में भी है, अनेक ग्रंथों में है। यहाँ तक कि हमारे कालिदास ने भी किरात जाति का उल्लेख किया हुआ है। अब किरात कौन थे, यह मैंने भूटिया समुदाय के प्रथम भाग में मैंने आपको बताया कि किरात कौन थे। किरात एक धनुर्धारी विद्या वाले लोग थे, शिकार बहुत अधिक करते थे, जंगलों में रहते थे, चम्र वस्त्र पहनते थे। ठीक है, बहुत क्रूर शासक हुआ करते थे। महाभारत में वर्णन है कि किरात शासकों का इस क्षेत्र में इन्होंने अपना जाल बिछाया हुआ था, जिससे संकेत होता है कि किरात एक क्रूर शासक थे। लेकिन विद्वानों का मानना है कि जो उत्तराखंड राज्य में किरात जाति का निवास था, लेकिन उत्तर पश्चिम से आने वाले, भारत के उत्तर पश्चिम से आने वाले खस आर्यों ने इन किरातों के क्षेत्रों में अधिकार कर लिया और फिर धीरे धीरे किरात यहाँ से पलायन हो गए। और उन किरातों के पलायन होने के बाद कुछ किरातों के वंशज उत्तराखंड राज्य में ही इन क्षेत्रों में किरातों के वंशज रह गए। कुछ लोग इसी क्षेत्र में छूट गए और कालांतर वर्तमान में वह राजी लोग हैं, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। यहाँ तक कि एटकिंसन का भी कहना है, एटकिंसन का भी यही कहना है कि इस क्षेत्र में किरात जाति के लोग थे, वहाँ खस आर्यों ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया। खस आर्यों के साथ अन्य बाह्य आक्रमण भी हुए इस क्षेत्र में, जिससे किरात जाति ने धीरे धीरे इस क्षेत्र से पलायन कर दिया। और किरातों के जो कुछ लोग यहाँ छूट गए थे, वर्तमान में पिथौरागढ़ के नीचे साइड, दक्षिणी पिथौरागढ़ और चंपावत, इन क्षेत्रों में किरातों के कुछ लोग छूट गए, जो कि वर्तमान में राजी जनजाति है, ऐसा विद्वानों का मानना है। राहुल संस्कृत्यान का भी यही मानना है। राहुल संस्कृत्यान भी वही कहते हैं कि राजी समुदाय किरातों के वंशज हैं। अब किरात तो हमारा उत्तराखंड में हमने समझ लिया, एक संदर्भ हम नेपाल में भी समझ लेते हैं। देखिए, किरात जाति ने नेपाल में भी बहुत अधिक शासन किया हुआ था। नेपाल में किरात जाति एक यलंबन नाम के एक शासक हुआ करते थे। यलंबन नाम के एक व्यक्ति ने, किरात शासक ने वहां नेपाल में किरात वंश की स्थापना की और उसी क्रम में लगभग 32 राजा बारी बारी से इन्होंने शासन किया किरात जाति के लोगों ने। ठीक, यह किरात, अब इनके साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। अभी जो हमारी भाषाएं हैं, अभी हम इसको आगे समझेंगे। कुछ किरात वर्ण, किरात जो भाषा है उसका अस्तित्व आज भी हमको देखने को मिलता है। और किरातों का जो हमारे उत्तराखंड के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, भारतीय स्तर पर जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें किरातों का वर्णन मिलता है। ठीक, यह पढ़ा हमने राजी जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में।
अब इन क्षेत्रों में किरातों के अग्नेय परिवार की मुंडा भाषा बहुत लंबे समय तक रही। जो किरात भाषा है, किरातों के कुछ शब्द मैंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में इन क्षेत्रों में खास तौर पर राजी जनजाति में भी किरात शब्दों का उल्लेख है। सबसे पहले किरात की अग्नेय परिवार की मुंडा भाषा सबसे लंबे समय तक इस क्षेत्र में रही। अग्नेय परिवार देखिए, अग्नेय परिवार भी एक किरात रक्त मिश्रण जाति के लोग हैं। तो यह मुंडा भाषा या राजी जनजाति की एक भाषा है मुंडा भाषा, जो कि किरातों से ही संबंधित है। लंबे समय तक अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के साथ किरातों के वंशज आज भी अस्कोट के डीटी हाट एवं अन्य स्थानों पर निवास करते हैं। किरातों के वंशज कौन? राजी। हमने पता है कि किरातों के वंशज राजी हैं, जो लोग छूट गए थे। अब चूंकि जो राजी समुदाय है, राजी समुदाय बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से अलग है। गांव में नहीं, जंगलों में निवास करते हैं। जंगलों में निवास करने के चलते यह समुदाय बाहरी समुदाय से अछूता रहा है। बाहरी समुदाय की परंपराओं से, वहां के रीति रिवाजों से बिल्कुल हट के रहा, उनकी भाषा को भी नहीं समझता है। और इसी कारण राज्य समुदाय की जो किरात वंशी जो भाषा है, इनकी परंपरा है, आज भी विद्यमान है। बाहरी समुदाय से कोई प्रभाव नहीं पड़ा इनके समुदाय को। यही कारण है कि जो अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के साथ किरातों के वंशज, समझ रहे बात को, अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के साथ उस समय की भाषा आज भी प्रचलित है। एक अलग भाषा है राज्य समुदाय की, अभी समझेंगे आगे। अपने स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के साथ आज किरातों के वंशज अस्कोट, यही पिथौरागढ़ में अस्कोट का लोकेशन यहाँ पर है लगभग, अस्कोट डीटी हाट में आज भी किरातों के वंशज हैं। ठीक, अब देखिए जो राजी लोग हैं, वन राजी लोगों का भी कहना है कि वन राजी लोग अपने आप को स्वयं को कत्यूर राजवंश के अस्कोट राजघराने से संबंधित मानते हैं। राजी जनजाति के लोग स्वयं को अस्कोट के कत्यूर वंशी राजपूतों के वंशज मानते हैं, राजघराने के वंशज मानते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्योंकि राज्य समुदाय के लोगों का कहना है कि जो अमीर हसन का भी यही कहना है, राज्य समुदाय के लोगों का और अमीर हसन का कहना है कि अस्कोट, जो कि कत्यूरियों की एक शाखा हुआ करती थी, अस्कोट राजघराने में दो पुत्र हुआ करते थे। एक छोटा पुत्र था, दूसरा बड़ा पुत्र था। जो बड़ा पुत्र को जंगलों से बहुत अधिक लगाव था, शिकार बहुत अधिक मात्रा में करता था, अपना अधिकांश समय जंगलों में बिताता था और छोटे पुत्र को अपने ही राज दरबार से लगाव था। तो ऐसे में प्रजा ने जो बड़े भाई को था उसको जंगल का ही राज सौंप दिया। बड़े पुत्र से कहा कि आप जंगली में राज कीजिए, आपका लगाव जंगली से है, और छोटे पुत्र को प्रजा ने राजगद्दी में बिठा दिया। अब माना जाता है कि जो बड़ा पुत्र था, जो जंगल में निवास करता था, उसी के जो वंशज हैं कालांतर में वर्तमान में राज्य समुदाय के लोग हैं। ऐसा राज्य समुदाय के लोगों का मानना है और अमीर हसन ने भी इसी बात की पुष्टि की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शारीरिक बनावट। राज्य समुदाय की शारीरिक बनावट कैसी है? राज्य समुदाय की शारीरिक बनावट को समझते हैं। डीएन मजमूदार और प्रिटचार्ड जैसे विद्वानों ने राज्य समुदाय की जो शारीरिक बनावट है उनको मंगोल प्रजाति का माना है, लेकिन राज्य समुदाय मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट होने के बावजूद शारीरिक लक्षण उनके कुछ भिन्न हैं। ऐसा विद्वानों का इसलिए मानना है, ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उनका कहना है कि राज्य समुदाय में विभिन्न उपजातियों के लोगों का घोल मेल के कारण यह एक शारीरिक लक्षण में एक भिन्न है। इनकी शारीरिक लक्षण को समझते हैं जो कि मंगोल प्रजाति से एक थोड़ा सा भिन्न है। शारीरिक बनावट देखिए, कद छोटा, चपटा मुख, चेहरा गोल लेकिन थोड़ा लंबा, और आंखें छोटी छोटी धूसर आंखें, और होंठ थोड़ा बाहर की ओर मुड़े हुए। साथ ही इनका जो रंग है, इनका गेहुआ रंग, और महिलाओं का रंग पीत वर्ण मतलब कि भूटिया समुदाय में हमने जो पीत वर्ण पढ़ा था उसमें पीला और हल्का भूरा, लेकिन यहाँ को महिलाओं का जो वर्ण है, पीत वर्ण भी कह सकते हैं। पीत वर्ण के अंतर्गत हमारा हल्का काला और पीत वर्ण, ये महिलाओं का शारीरिक लक्षण है। ठीक, जो शारीरिक लक्षण है, आप इस
तो इस पिक को आप देख सकते हैं, यहाँ को इस महिला की शारीरिक बनावट को आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन भूटिया समुदाय से अलग लोग है। भूटिया समुदाय का लगभग मंगोल प्रजाति के अधिक निकट ही था। कद छोटा था भूटिया समुदाय के लोगों में, छोटी छोटी आंखें थी, गोल चेहरा था, शरीर में बालों की कमी, बालों का रंग थोड़ा भूरा था, पीत वर्ण था। लेकिन ये राज्य समुदाय के अंतर्गत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कद छोटा है, चेहरा गोल है लेकिन थोड़ा लंबा है, आंखें छोटी छोटी धूसर है और होंठ थोड़ा बाहर को निकले हुए और मुड़े हुए हैं और रंग गेहुआ है। ठीक, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। राज्य जनजाति की अर्थव्यवस्था को समझते हैं एक बार। राज्य समुदाय, जैसे कि हमने बात करी कि राज्य समुदाय वनों में निवास करता है। राज्य समुदाय प्राचीन काल से ही वनों जंगलों में निवास करने वाली एक जाति है, जो कि प्रारंभ में इनका जो भोजन था कंद मूल फल और शिकार बहुत अधिक मात्रा में क्या करते थे, आखेटक थे ये, और एक भोजन की तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल में सदा जाते रहते थे। और यही कारण है कि इस समाज में स्थायित्व बहुत कम था। कृषि का महत्व नहीं था प्रारंभ में, क्योंकि कृषि का महत्व तभी बढ़ता जब एक जगह स्थायी होते। भोजन की तलाश में हमेशा कंद मूल फल के लिए, शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में सदा विचरण करते रहते थे। कृषि का महत्व नहीं था। कृषि में जो मिल गया उसको बो दिया और खा लिया, क्योंकि उनका जो स्वभाव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाने का था। इसी घुमंतु प्रवृत्ति के होने के चलते कृषि का महत्व कम था। राज्य समुदाय के लोगों को राज्य के समुदाय के लोगों में अगर कोई बाहरी समुदाय का व्यक्ति अगर प्रवेश कर जाता था तो ये बहुत शर्मा जाते थे। राज्य समुदाय के लोग थोड़ा शर्मिला स्वभाव के होते हैं। जब कोई बाहरी समुदाय का व्यक्ति इनके समाज में जाता था, ये अपने गांव छोड़ के चले जाते थे, उनसे छिप जाते थे, अपनी महिलाओं को भी छिपा दिया करते थे। ठीक, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के आगे चलते हैं राज्य समुदाय की जो आजीविका का मुख्य साधन बना। प्रारंभ में इन्होंने वही कंदमूल फल खाए, शिकार किया, लेकिन धीरे धीरे काष्ठ शिल्प का इनको बहुत अच्छा ज्ञान होने लगा। काष्ठ शिल्प ने एक नई कला उभर कर आने लगी। अब काष्ठ शिल्प के इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाए, जैसे हमारा बताया जाता है जिसमें दूध का मट्ठा घोला जाता है, उसको कहते हैं हम ठेका, पाली, मुसल, ओखल और बैल के जुए, इस प्रकार के इन्होंने बर्तनों को बनाने शुरू किए। अब जरूरी था कि उन बर्तनों को कैसे व्यापार में लाया जाए। तो चूंकि अब राज्य समुदाय के लोग एक शर्मीले स्वभाव के हैं, बाहरी समुदाय से मिलने में थोड़ा शर्माते भी, इतराते भी और डर भी लगता है, इनको संकोच भी पैदा होता है। तो यही शर्मीले स्वभाव के कारण एक नई व्यापार व्यवस्था उभर कर आई, जिसको हमने कहा अदृश्य एवं मूक विनिमय प्रथा। अब यह क्या थी? क्योंकि अब राज्य समुदाय के लोगों को एक काष्ठ शिल्प की एक कला आ गई है, लकड़ी के बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं। अब खुद की अनाज पूर्ति के लिए एक जो प्रथा है हमारी अदृश्य व्यापार और मूक विनिमय प्रथा। इसके तहत राज्य समुदाय के व्यक्ति अपने बनाए हुए बर्तनों को अपने पड़ोसी गांव, जैसे पड़ोसी गांव देखिए, राज्य समुदाय यह है तो पड़ोसी गांव लगभग यही कुमाऊनी गांव, इन्हीं कुमाऊनी गांव को कुमाऊनी गांव के परिवारों में जाकर अपने सुंदर सुंदर बर्तनों को इनके दरवाजे में या किसी पानी के नौले में या जहां इनके जल स्रोत है, मतलब जिस स्थान पर इनका परिवार अवश्य रूप से पहुंचे, जैसे घर के देली में, दरवाजे में, नौले में, पानी के स्थान पर, तो ऐसे स्थान पर अपने बर्तन रख दिया करते थे। चुपचाप रात को जाकर छुप के जाया करते थे और संकेत के रूप में उसमें कुछ उनको जो भी जरूरत थी संकेत के रूप में उसमें रख दिया जाता था। जैसे गेहूं की जरूरत है तो उसमें एक पाली के बर्तन में कुछ 1-2 दाने गेहूं के रख दिया जाता थे, और वस्त्र की जरूरत है तो उसी आधार पर कुछ ना कुछ संकेत वो दे दिया करते थे। और दूसरे दिन वह परिवार आके देखता था कि बाहर पर लकड़ी के बर्तन या लकड़ी का कुछ सामान रखा हुआ है, तो वह परिवार भी दूसरे दिन रात्रि को बहुत ईमानदारी से उस लकड़ी के बदले में उसमें या तो भी कोई वस्त्र या तो भी अनाज, जो भी उसने उस संकेत दिया है या अपने अनुसार वह व्यक्ति उस लकड़ी के बर्तनों के साथ रख दिया करता था, अनाज या वस्त्र या दैनिक उपयोग की कुछ भी चीजें।
अब दूसरे दिन रात्रि काल में वही राजी व्यक्ति आता था, रात्रि काल में छुप के उन बर्तनों में जो भी सामग्री रखी गई है उनको ले जाया करता था और बदले में उन बर्तनों को वहीं छोड़ के जाता था। ठीक है, कुछ इस प्रकार की यह प्रथा थी, बहुत ईमानदारी से यह प्रथा चलती थी। और राज्य समुदाय में यह प्रथा बिल्कुल एक अचंभित कर देने वाली है, जिसमें विक्रेता और व्यापारी, खरीदार और लेनदार एक दूसरे की शकल देखे बिना ही बहुत ईमानदारी से यह प्रथा थी। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ इस प्रथा के तहत राजी व्यक्ति लकड़ी के बनाए बर्तन रात्रि काल में पड़ोसी कुमौनी परिवार के दरवाजे में छोड़ जाते थे। दूसरे दिन रात्रि काल को वह परिवार उसके बदले में अनाज, कपड़े आदि सामग्री रख देता था, जिसे राजी व्यक्ति रात्रि काल में चुपचाप उठाकर ले जाया करता था। ठीक है, इस प्रकार के व्यापार और राज्य समुदाय के व्यक्ति को इस अदृश्य व्यापार प्रथा के तहत जो अपने बर्तन देकर उन्होंने अनाज प्राप्त किया, उस अनाज को लेकर जंगली में अपने निवास स्थान में चले जाया करते थे और वहां तब तक अदृश्य रहते थे जब तक उनका अन्न खत्म ना हो जाए, उनका अनाज खत्म ना हो जाए। यह जनजाति की एक प्रवृत्ति थी कि यह इन पे भोजन संचय और संपत्ति संचय नहीं करती थी, क्योंकि राज्य जनजाति एक घुमंतु जनजाति थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करती थी। जिस समय कमिश्नर ट्रेल 1815 के आसपास में जब उसने इस क्षेत्र में भ्रमण किया था, तो उसने देखा था कि उस समय यह राज्य समुदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते थे। एक कारण यह भी हो सकता है कि उनके पास वस्त्र नहीं हुआ करते थे, बाहरी समुदाय से अलग था। तो एक कारण यह भी माना जा सकता है कि यही कारण था कि वो रात्रि काल में अपने बर्तन पड़ोसी कुमौनी परिवारों के घर के आगे छोड़ के जाया करते थे, कुछ व्यापार के लिए मिलते नहीं थे। ठीक, और समय के साथ ही धीरे धीरे इस समाज में कृषि का महत्व भी बढ़ा, जिससे अदृश्य व्यापार प्रथा का प्रचलन कम हुआ। फिर समय के साथ चूंकि जो यह क्षेत्र था, इस क्षेत्र में और भी समुदाय के लोग आने लगे, जिससे इस क्षेत्र की सघनता अधिक बढ़ने लगी। सघनता अधिक बढ़ने से स्थिरता आई, थोड़ा बहुत समाज में स्थिरता आई और जिससे धीरे धीरे कृषि का प्रचलन बढ़ा और अब राज्य समुदाय को अदृश्य व्यापार प्रथा बहुत कम होने लगी, क्योंकि अब राज्य समुदाय के लोग स्वयं ही कृषि करके अपनी उपयोगी वस्तु को, अपने खाने योग्य अनाज को स्वयं ही पैदा करने लगे, जिससे अदृश्य व्यापार प्रथा का प्रचलन हुआ। और इनके विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, परंतु इनके प्रयास, राज्य समुदाय के विकास के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए, लेकिन वो सारे कदम राज्य समुदाय के पारंपरिक प्रथाओं के चलते असफल रही। लेकिन कैसे, देखिए, राज्य समुदाय, एक बात मैंने कही कि घुमंतु है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाली, वनों में निवास करने वाली है। लेकिन सरकार ने इनके विकास के लिए इनके लिए घर बनवाए एक हद तक वर्ष 1973-74 के दशक में। तो कुछ मात्रा में तो उन ठेकेदारों में वो घरों को थोड़ा घटिया माल ही प्रयोग किया हुआ था, लेकिन फिर भी राज्य समुदाय के लोगों ने अपनी पुरानी प्रथा के तहत, देखिए, राज्य समुदाय के में अगर उनके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह उस घर की छत को तोड़कर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। राज्य समुदाय में अगर किसी व्यक्ति के परिवार में मृत्यु हो जाती है तो वह उस घर की छत को तोड़कर उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि वह स्थान अब अशुद्ध हो चुका है, भूत प्रेत के डर से वो उस स्थान को छोड़ देते हैं। ठीक वही हुआ जिस समय सरकार ने राज्य समुदाय के लोगों के लिए आवास बनाए, घर बनाए, लेकिन राज्य समुदाय के लोगों के परिवार में अगर किसी की मृत्यु होगी तो उन्होंने उस सरकार के द्वारा दिए गए भवन की भी छत तोड़कर अपना स्थान बदल लिया। ठीक है, आज भी ऐसे कई घर देखे जा सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला यह चीज। और राज्य समुदाय प्राचीन काल से वनों पर निर्भर था और भारत सरकार की नई वन व्यवस्था कानून के आने से राज्य समुदाय के सारे अधिकार छिन गए। क्योंकि राज्य समुदाय को हमने कहा कि वन मानुष, जिसको हम वन मानुषी कह रहे हैं, जंगल के राजा, जंगल के लोग, तो उनके वन अधिकार सारे छिन गए, जिससे उनकी जीवन में उथल पुथल मच गई।
राज्य समुदाय का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। अब कैसे? देखिए, राज्य समुदाय जैसे कि जंगल में निवास करने वाले थे, उनकी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख साधन बना हुआ था काष्ठ शिल्प, लकड़ी, कीमती लकड़ी, जिससे वो अपने तरह तरह के बर्तन बनाया करते थे। कुछ मात्रा में अधिकार छीन गए। शिकार अधिक मात्रा में किया करते थे। यह क्षेत्र मिरक के लिए भी प्रसिद्ध है। तो मिरक अब शिकार में नहीं कर सकते हैं। कृषि, पहले जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थानों में भी जाया करते थे, कुछ मात्रा में कृषि भी कर लिया करते थे, वो भी नहीं। परंतु स्थायित्व जरूर आया। वन कानून आने से थोड़ा बहुत स्थायित्व आया राज्य समुदाय के लोगों पर। और आगे चलकर कुछ ग्राम, सबसे बड़ी बात, जो वन ग्राम थे, वन ग्राम वन गांव में बदल गए। अब राज्य समुदाय में थोड़ा स्थिरता आई। और लेकिन फिर समय के साथ ही वर्तमान समय में जब इसको देखा गया कि राज्य समुदाय की जो पहले जो राज्य समुदाय संघर्ष लड़ ली थी उस जंगलों में, तो वह वन ग्राम गांव में बदल गए। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी कि उन ग्रामों की भूमि के मालिक राजी ना होकर कोई और है। राज्य समुदाय के लोग उसमें मजदूरी करते हैं। ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है राज्य समुदाय के लोगों की। और राज्य समुदाय की अगर हम सामाजिक व्यवस्था को उसमें भी देखेंगे, अभी बहुत दयनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं से वंचित है राज्य समुदाय। और कृषि का देखिए, चूंकि राज्य समुदाय के लोग बहुत दुर्गम इलाके में रहते हैं, अगर उनके पास कृषि भी है, कृषि भी उबड़ खाबड़, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, कृषि कुछ ही मात्रा में होती है। और हालांकि राज्य समुदाय के लोग गूल होती है, गूल पानी की नहर, उसको बनाने के बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी तरीके से पानी पहुंचाते थे गूल के द्वारा, प्रसिद्ध हैं गूल बनाने के लिए राज्य समुदाय के लोग। लेकिन कृषि बहुत कम है। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि इनके पास जमीन भी नहीं है। अगर ये पशुपालन भी करते हैं तो बकरे और गाय भैंस बांधने के लिए इनके पास वह भी जमीन नहीं है। अगर जिन राज्य समुदाय के व्यक्तियों के पास बकरी और भैंस गाय है, वो भी अच्छी नस्ल के नहीं है। राज्य समुदाय बिल्कुल ही बाहरी समुदाय से हटके है, एक आदिम जिंदगी जी रहे हैं आज भी। ठीक है, इसको हम सामाजिक व्यवस्था में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। राज्य इन भूमि मालिकों के खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, जो वन ग्राम से वनों में बदले हुए थे, जो वन ग्रामों में बदल रहे थे, और जो खेती बनी हुई थी उन भूमि मालिकों के खेतों में आज राज्य समुदाय मजदूरी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भाषा। राज्य समुदाय की भाषा को समझते हैं। राज्य जनजाति की बोली मुंडा है। ठीक, उसको हमने आगे भी समझा था। तो राज्य समुदाय की बोली मुंडा है। डी शर्मा नाम के जो व्यक्ति थे, डी शर्मा का कहना है कि किसी समय कश्मीर से लेकर तिब्बत तक के क्षेत्र में आदिम जाति द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा थी हमारी मुंडा, और इनकी भाषा तिब्बती एवं संस्कृत शब्दों की अधिकता अधिक है, और साथ ही नेपाली बोली के भी कुछ शब्द हैं राज्य समुदाय के लोगों में। एक अलग ही बोली है। पूरे उत्तराखंड को आप देखेंगे तो राज्य समुदाय की एक अलग ही भाषा है। अतीत का कुछ न कुछ इतिहास दिखाता है इनकी भाषा को। अभी आगे समझते हैं। और राज्य जनजाति की अपनी प्राचीन बोली केवल अपने ही समुदाय में बोलते हैं। राज्य जनजाति की एक अपनी प्राचीन बोली है जो ये अपने ही समुदाय में बोलते हैं। लेकिन देखिए, भाषा का जो प्रचलन होता है, भाषा का प्रचलन होना, उसका विलुप्त होना या भाषा का मिश्रित होना, यह पूर्णतः उस भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे राज्य समुदाय की जो वर्तमान स्थिति है वह कुमाऊं से लगा हुआ क्षेत्र है, तिब्बत से लगा हुआ भी क्षेत्र कुछ मात्रा में है, साथ ही नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यह शब्द भी इसमें मिल रहे हैं। कुमाऊनी भाषा, अब राज्य समुदाय के लोग कुमाऊनी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। राज्य समुदाय के लोगों की अपनी प्राचीन भाषा होने के बाद भी राज्य समुदाय के लोग कुमाऊनी भाषा को समझ भी लेते हैं और बोलते भी हैं, और अपनी प्राचीन भाषा का प्रयोग केवल अपने परिवार और अपने समाज तक ही सीमित रखते हैं। और जो राज्य समुदाय की नई पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है, वो अपनी भाषा को हीन भावना से देखते हैं, मतलब कि दोष देता है अपनी भाषा को, विकास के लिए बाधक मानते हैं। लेकिन राज्य समुदाय की जो भाषा है, समझिए, राज्य जनजाति की अपनी बोली में सप्ताह और संख्या के नाम अलग अलग हैं।
एक अलग ही भाषा। सप्ताह के दिन देखिए, जिस प्रकार से हमारा हिंदी में हम सोमवार, मंगल, बुध कहते हैं, इंग्लिश में हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे बोला है, लेकिन राज्य समुदाय के लोगों की सप्ताह के दिन कुछ अलग ही हैं। जैसे सोमवार को किले कहते हैं, मंगलवार को नीव कहते हैं, बुधवार को कुनव कहते हैं, और बृहस्पतिवार को पारिक, और शुक्रवार को पंच, और जो हमारा शनिवार है, शनिवार को ये खाटो कहते हैं, और रविवार को डी कहते हैं। ये इनके सप्ताह के दिन है। उसी प्रकार से हमारी इनकी जो संख्याएं हैं, जैसे हमारा 1, 2, 3, 4 होता है। राज्य समुदाय में 1 को गा कहते हैं, 2 को नी कहते हैं, 3 को खुर, 4 को पारी। ठीक है, इस तरीके से इनके भी अलग अलग शब्द हैं सप्ताह के दिन। ठीक है, सप्ताह के दिन हमने पढ़ा था किलेक, नीव, कुनुव, पारी, ये इनके हमने सप्ताह के दिनों को पढ़ा था। और वर्तमान में राज्य बोली विलुप्ति के कगार में है। राज्य जनजाति विलुप्ति के कगार में है, क्योंकि देखिए जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है राज्य समुदाय के लोगों की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी सेवाओं से लगातार कुपोषण की शिकार हो रहे हैं। चिकित्सा की तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो रही, क्योंकि राज्य समुदाय के लोग दुर्गम क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। जो भी गांव है, कनाली छीना हो चाहे राज्य के, ये इन गांव में बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं नहीं है। यही कारण है कि जब गर्भवती महिलाएं अधिकांश प्रसव के दौरान ही दम तोड़ देती हैं। अगर बच्चे का जन्म भी हो जाता है तो बच्चे को समय पे टीके ही नहीं लग पाते हैं। कुपोषण बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, जड़ी बूटियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, शिक्षा नहीं है, बहुत कारण है। राज्य समुदाय के लोग अभी अपने जीवन, अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन इनकी संख्या भी घटी जा रही है। 1000 का भी आंकड़ा पार नहीं किया हुआ है। राज्य समुदाय की देखिए, बिल्कुल ये भाषा भी आपने देखा, बिल्कुल एक कुछ ना कुछ उत्तराखंड राज्य के जो मानव शास्त्री को आवश्यक है, और राज्य के लोगों को, सरकार को आवश्यक है कि एक बार इनकी भाषा के अतीत को पहचानने की कोशिश करें, और जो हमारे उत्तराखंड की जो राज्य समुदाय की जो भाषा है इसका संरक्षण करें। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राज्य समुदाय की पार्ट 2 में देखेंगे। और हाँ, जो मैंने बताया राज्य जनजाति के लोगों को, यहाँ पर कोई एक चीज को समझिए। जो बागेश्वर है, बागेश्वर से नदी निकलती है, सरयू नदी। सरयू नदी निकलती है, तो ये प्राचीन परंपरा के अनुसार जो सरयू नदी है, यह क्षेत्र हमारा रावत क्षेत्र, रावत क्षेत्र अर्थात राज्यों का क्षेत्र है। इसको रत्यूस भी कहते हैं। हालांकि इनके निवास स्थान को रत्यूड़ा कहते हैं, लेकिन जो सरयू नदी का जो किनारा है यही राज्यों के लिए प्रमुख माना जाता था, पर हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार भी, जिसको हम रत्यूस भी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य जनजाति की सामाजिक व्यवस्था और भी बहुत कुछ समझेंगे उसमें। ठीक है, तो थैंक यू।